तो हेलो दोस्तों, हम आज बताने जा रहे हैं क्लास 10 का लेसन फर्स्ट यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। आपने कक्षा 9 में इसके बारे में बहुत अध्ययन किया होगा। उसके आगे की प्रक्रिया क्लास 10 में पहले लेसन में आप समझिए। तो देखिए, इसको आप लोग 9 में पूरा समझ चुके हैं, इसमें बस रिवीजन के तौर पर दिया गया है। तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आएगा आपको अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड? यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझिए, संख्याओं को इस प्रकार गुणा के रूप में बांटे, केवल उसके गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं ही आए तो क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। तो देखिए, पहला हम लोग ले लेते हैं 140 है। क्या है दोस्तों? 140। तो इसको आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि किससे पहले भाग दें किससे बाद में भाग दें। आप सीधा शुरू कीजिए। शुरू में पहली अभाज्य संख्या लीजिए। पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से भाग दिए तो बचा 70 आया। अब उसके आगे चलिए, 2 से अभी भी कट रहा है, फिर 2 से कटा लीजिए। फिर उसके आगे चलिए तो देखिए बचा आपका 35। तो 35 को कटाने के लिए किसको लेंगे? दूसरी अभाज्य संख्या को। 3 आपकी अभाज्य संख्या है, 3 से 35 कट नहीं रहा है, तो उसके भी आगे चलिए तो आपको आएगा 5। तो 5 से कटाइए, कट जाएगा। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या को ही लेंगे। 6 से हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है कि 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। डायरेक्ट उस पर आप जाइए 7 पे। 7 से कट रहा है, 7 कम 7। ये आपका पूरा बन गया इसका गुणनखंड। इसको घातांक के रूप में कर दीजिए। जहाँ 2 बार है उसको 2 के ऊपर घात लगा दीजिए, जो 3 बार है उसके ऊपर 3 घात लगा दीजिए उसी संख्या पे। तो ऐसे कर दीजिएगा। तो ये आपका बन गया किसका अभाज्य गुणनखंड है? ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह एक और हम आपको संख्या बता देते हैं, 156 है। क्या है? 156। तो देखिए 156 को भी सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाइए आप लोग। पहले भाग दीजिए 2 से। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से पहले भाग दिए, बचा 78। इसको भी 2 से भाग देते हैं तो कट रहा है, तो आ गया 39 बचा। क्या बचा दोस्तों? 39 को देखते हैं। अब उसके बाद हम 3 को लेते हैं। 3 भी अभाज्य संख्या है ना, तो 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो 3 से भाग दीजिए तो कट रहा है कितनी बार में? 13 बार में। अब इसको आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये डायरेक्ट अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या 13 स्वयं है, तो ये अपने आप से ही कटेगी। इसको दूसरी संख्या से चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये कट रही है कि नहीं कट रही है। और इसका देखिए, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये आपका आ गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह आप लोग ये 3825 है, ये 5005 है, ये 7429 है, इन सब का कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारा बोला क्या? पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। अब देखिए, मान लेते हैं 26 और 91 दिया है पहला, तो 26 और 91 आप लोगों को क्या ज्ञात करना है? LCM तथा HCF। क्या? LCM और HCF। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे? LCM और HCF को एक विधि से हम बताते हैं आपको ज्ञात करने का। दोनों का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लीजिए आप लोग। तो इसका आएगा 2 गुणे 13, इसका आएगा 7 गुणे 13। देखिए LCM जो होगा, जितनी संख्याएं आएंगी उन दोनों के जितनी संख्या दी रहेंगी उनमें जो संख्याएं आएंगी उसके गुणनखंड में, उनकी सबसे अधिक बार जितनी बार आवृत्ति हुई रहेगी किसी भी संख्या के गुणनखंड में। जैसे मान लेते हैं 13 है, तो 13 की आवृत्ति एक बार हुई है। 2 अलग संख्या, 13 को छोड़ दीजिए, अलग ले लीजिए, इससे 7 हुआ, 2 हुआ। तो इन लोगों की अधिक से अधिक आवृत्ति मतलब आए हैं कितने बार गुणनखंड के रूप में? एक ही बार। तो इन लोगों का LCM क्या होगा? उन्हीं सब का गुणनफल इन लोगों का LCM कहलाएगा। तो 2 सत्ते 14, 14 का गुणा कर दीजिए 13 में, तो आएगा आपका कितना? 182। अब इसका चेक कर लेते हैं क्या? HCF। क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? जो इन दोनों के गुणनखंडों में मैच करे, एक जैसा हो, बिल्कुल कॉमन हो। इसका मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के गुणनखंडों में कॉमन हो, यानी कि एक जैसी हो, समान हो। तो देखिए इसका आंसर कितना आया? 13। इसका HCF आया 13 और LCM कितना आया? 182। अब आपको इसमें जांच करने क्या बोला है? जांच करने क्या बोला है दोस्तों? संख्याओं का गुणनफल। जितनी संख्याएं आती हैं उनका LCM और HCF का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो बात को आप समझिए, बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 26 और 91 2 संख्याएं थी आपकी, 26 गुणे 91 बराबर HCF गुणे LCM। HCF और LCM इन दोनों का ज्ञात किए हैं ना हम लोग, तो बराबर HCF गुणे LCM का मतलब 182 गुणे कितना? 13। अब देखिए इन लोगों को आप लोग जांच कर लीजिए
ये 91 से 2 बार में कट रहा है, कितनी बार में? 2 बार में। फिर ये कट रहा है कितनी बार में? ये 13 और ये 2 समाप्त। कितना आया दोस्तों? 13 के बराबर 13। ठीक, 13 के बराबर 13 आया ना, तो ये क्या हुआ? दोनों तरफ RHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, मतलब दोनों साइड बराबर संख्याएं आ रही हैं, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है इसमें का, ये दोनों आप लोग स्वयं से लगा लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए तीनों सवाल दिए हुए हैं, आपको सेम पिछले वाले प्रोसेस का ही है, केवल इसमें जांच नहीं करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो देखिए 12 है, 15 है, 21 है। वो जो जांच हमने आपको बताया पिछले वाले में, वो केवल दो संख्याओं में ही जांच हो सकती है, वो इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 12, 15 और 21, तो इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? LCM तथा HCF, LCM तथा HCF दोनों ज्ञात करना है हमको। तो 12 का आप लोग कर लीजिए गुणनखंड, क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। तो आया 2 दूना के 4, 3 12। 15 का होगा 3 गुणे 5 15। 21 का वैसे ही आप लोग कर लेंगे, 3 सते 21। बात है समझ में? तो देखिए LCM क्या होगा, इसमें कितनी संख्याएं आई हैं इसके गुणनखंडों में? एक ठो 3 आया है, 2 आया है, 5 आया है और 7 आया है। तो इसका LCM कितनी बार होगा? सभी संख्याओं की देखिए कितनी बार अधिक से अधिक आया है, जो 2 है वो 2 बार आया है, तो गुणा के रूप में लिख लिए। फिर गुणा किससे करेंगे? 3 जो है 1 बार आया है, फिर 5 भी 1 बार आया है और 7 भी 1 बार आया ही है। तो 12, 25, 60 और ये हो जाएगा आपका 420। LCM कितना आया दोस्तों? 420। HCF कितना आएगा? इसमें कोई चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है? 3 तीनों में है, 3 जो है वो तीनों में एक जैसी संख्या है, 3, 3 और 3 सबके गुणनखंड में आई है ना, तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, 17 है, 23 है और 29 है, जहाँ पे ये तीनों आपकी अभाज्य संख्याएं क्या हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। तो इनका 1 गुणे 17 कर लेंगे आसानी से, 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29 करेंगे। तो इसमें आप लोग जहाँ पे तीनों संख्याएं अभाज्य मिली, तीनों संख्याएं अभाज्य मिली, तो उनका आप बात समझिए कि LCM जो होगा उन तीनों का गुणनफल ही होगा। 17 गुणे 23 गुणे 29 इसका LCM हो जाएगा। और HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। जहाँ पे सभी संख्याएं अभाज्य मिली उनका LCM उन्हीं संख्याओं का गुणनफल तथा HCF 1। और इसी तरह आप लोग ये 8, 9 और 25 है, तो ये जो है 8, 9, 25 ये तीनों अलग अलग संख्याएं, कोई इसमें कॉमन नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए स्वयं। देखिए 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका 3 गुणे 3 और इसका 5 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसमें भी आपका HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड होता है, गुणनफल होगा। अगला सवाल देखिए क्या है दोस्तों, अगला सवाल है HCF इतना का मान दिया है, HCF इसका कितना है? 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया संख्याओं को मानते हैं P और Q, पहली संख्या P दूसरी संख्या Q, तो बराबर LCM गुणे HCF। ये आपको नियम के अनुसार इसको समझिए, ये HCF गुणे LCM होता है, जो संख्याएं दी रहेंगी उनको एक ठो PQ मान ली, P और Q मान लिया, दोनों संख्याओं को अलग अलग। तो यहाँ पे P का मान क्या आप रखेंगे? 306 जो पहली संख्या रहेगी, और यहाँ 657 है ना, ये दूसरी संख्या। तो आपको अब बोला क्या है? LCM ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है। तो आपने 9 में सीखा होगा कि किसी संख्या का मान ना पता हो और सब ऐसे रूप में अगर आए तो वहाँ पे x मान लेते हैं, चाहे उसको कोई चर पद रखते हैं हम, तो इसका मान बदल सकता है नियम के अनुसार। हर संख्याओं में अलग अलग LCM आएगा उनका, तो बदलना है ना, तो ये चर पद के रूप में खुद है, तो इसको LCM ऐसे ही रखते हैं या x भी मान लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या रख दिए? HCF की जगह हम लोग रख दिए 9। क्या रख दिए? 9। HCF दिया था ना 9, तो रख दिए हैं उसको। अब आपको x का मान बताना है, तो ये 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा इसके। तो इसका LCM कितना आएगा? 306 गुणे 657 बटा में क्या आएगा? 9 इधर गुणा में था, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। इसी का उल्टा हो जाएगा सेम, जब ये
LHS है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो आपको बताया गया कि सीधा का उल्टा बाएं होता है, ठीक। तो उसी तरह ये उल्टा करेंगे तो ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। तो इसको कटाइए, आप लोगों को कितना आ रहा है, ये आपका कट रहा है 73 बार में। तो इसका LCM कितना आएगा दोस्तों, LCM कितना आएगा 306 गुणे 73। आप लोग इसका मान निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है गुणा करने के बाद। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए उसके घात कुछ भी हो, उसके घात में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। वहाँ पे बस हमको करना क्या है कि जो संख्या दी रहेगी उसके गुणनखंड में कितना आना चाहिए, 2 और 5, ठीक। 2 और 5 उनके गुणनखंड में आना अनिवार्य है, ठीक। यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के पावर n है, अगर बोल दिया कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो बात इतनी बस जान लीजिए, उसमें 2 और 5 का गुणनखंड में उसके आना एकदम अनिवार्य है, आवश्यक है, बिल्कुल अति आवश्यक है। तो जब समझिए ये आया 2 गुणे 3, 2 आया पर 5 नहीं आया, 2 आया पर 5 नहीं आया, तो ये क्या हुआ हम लोगों का, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। अभी आपसे कोई पूछ दिया ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे अतः करके कि 6 के गुणनखंड में, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 6 के गुणनखंड में ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 व 5 का होना अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब समझिए कंपल्सरी, यानी कि बिल्कुल अति आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक। यहाँ पे आप इतनी बातें लाइन बता देंगे कोई भी, तो आपकी बातों को समझ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये जो आपको संख्या दी हुई है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब आपको बोला कि क्यों हैं, तो आपको क्या क्या संख्या दी हुई है, दोनों संख्याएं लिख लीजिए। और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5। अब इन दोनों का आप लोग गुणा कीजिए, 11 सते 77, 77 नहीं आएगा 23 हासिल बचा, 77 एकम 77, यहाँ पे आपका आ गया 100, यहाँ आया 1001 प्लस में 13, तो आया यहाँ पे 1014 आपका आ गया। ये पूरा सॉल्व करने पे इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 1014। और ये बीच में और क्या हम करके इसको भी लिखे थे ना, तो इसको 7 छके 42 पचे 210, 210 चौका 840, 840 2520 और उसका गुणा कर दिए 2 में, तो है आपका 5040 और ये 5 आपको जोड़ने बोला उसी में प्लस 5, यानी कि ये लाइन यहाँ पे रहेगी दोस्तों 1014 बरा व 5045 है। अब ये दोनों संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख देंगे 1014 व 5045 के गुणनखंड में, कौन से गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याएं भी आएंगी। गुणनखंड में स्वयं व एक के अलावा, एक के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी आएंगी, अतिरिक्त अन्य संख्याएं आएंगी। आपको पता चल गया इसकी क्या होती है कंडीशन। कोई भी संख्या अभाज्य हो तो उसकी कंडीशन होती है वो स्वयं और एक से केवल कटनी चाहिए, और कोई संख्या अगर भाज्य है तो उसको स्वयं और एक के अलावा किसी भी एक अतिरिक्त संख्या से कट गई तो आप बात को समझिए कि वो आपको भाज्य संख्या में चली गई।
ठीक। और अभाज्य का मतलब स्वयं और एक से केवल कटेगी, उसके अलावा किसी संख्या से कट ही नहीं सकती है पूर्णतः वो। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, किसी खेल में एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट में पूरा करते हुए चक्कर, और रवि जो है यहाँ पे बोला है आपको 12 मिनट में पूरा करता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर चलना शुरू करते हैं। ये मान लिए हम लोग वृत्ताकार पथ मान लिए। आप लोग बगीचे में दौड़ने जाते हैं, आपके साथ कोई और आपका सहयोगी है या साथी है, तो क्या कर रहा है, आप मान लीजिए कि 12 मिनट में उसको पूरा कर देना है, इस पूरे बगीचे का राउंड कर दे रहे हैं, और वो आपका क्या कर रहा है कि 18 मिनट में कर रहा है। तो बात को समझिए, बोल रहा है ना कि जब आप दोनों लोग एक ही जगह से शुरू करेंगे दौड़ना, तो आप लोगों से पूछा है लगातार दौड़ते रहेंगे आप लोग, तो ये दोनों लोग, आप और आपके साथी, एक जगह पे कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस बात को समझिए, अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे दोनों का एलसीएम। क्या बोलेंगे, दोनों का एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन आ जाए, दोनों से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए। 18 से विभाग दें तो पूर्णतः विभाजित, 12 से विभाग दें तो पूर्णतः विभाजित, और सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक, इसीलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम इन दोनों का लेंगे। और सोनिया कितने मिनट में पूरा करती है, सोनिया कितने मिनट में, 18 मिनट में, 18 मिनट, और रवि 12 मिनट में, 12 मिनट में पूरा करता है। तो दोनों एक साथ मिलेंगे, कब मिलेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे, कब मिलेंगे, इस बात को आप बता देंगे आसानी से कि क्या कर देंगे, दोनों का एलसीएम कर देंगे। 12 तथा 18 का एलसीएम, 12 तथा 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम आता है 36। तो आपका सोनिया और रवि एक साथ कब मिलेंगे, 36 मिनट जब होगा, लगातार वो लोग दौड़ते रहेंगे, 36 मिनट लगातार दौड़ेंगे। रवि जो है वो 3 चक्कर पूरा कर लेगा, 12 या 36, इसी बगीचे का 3 चक्कर पूरा कर लेगा। सोनिया जो है 2 चक्कर पूरा करेगी, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे आके